हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक्शो कंदेओ, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली OSSC नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। और अगर आप किसी भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज नो नर्सिंग पोर्शन आपका कॉमन ही रहता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर का आपका PYQs। तो जैसा भी हमको अब तक के पेपर में देखने को मिलता है वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास के PDF नोट्स चाहिए तो आपको इस सेशन के PDF नोट्स पाने के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आपके पास रहने वाला है नो नर्सिंग बाय महक मैम। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आई विल प्रोवाइड यू द क्लास PDF ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ओके। You can scan the QR code or you can go to the description box. There is a link to join the Telegram channel. तो आप उस Telegram channel को वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा, विदाउट फर्दर एड्यू हम अपने सेशन के साथ आपके PYQs के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर आप OSSC नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे, देर इज टोटल 15 मार्क्स ऑफ नॉन नर्सिंग पोर्शन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. 10 marks from the arithmetic portion and 5 marks from your English portion. So let us see that how and which level of questions are being asked in your examination. Okay. So let us start with our first question. So your first question says, the first 10 question will be of arithmetic, okay. So the first question says that if a number is 50% more than the another number, then by what percent is the second number less than the first number? So ये question आपका परसेंटेज से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी नंबर x है, वो आपका कोई दूसरा नंबर है, उस नंबर से 50% ज्यादा है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो जो सेकेंड नंबर है जिससे वो पहला नंबर है वो कितने % लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लीजिए आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने सर्टेन नंबर को x मान लिया, तो ये जो x है ये आपके पास 50% मोर देन सम अदर नंबर हो जाएगा, है ना। और उस सेम नंबर से क्या है बच्चा, आपके पास सेकेंड नंबर क्या है, वो सर्टेन लेस देन हो जाएगा। तो उन दोनों के बीच का आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो या तो एक तो तरीका ये होता है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन को करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को, जो सेकंड नंबर की बात की जा रही है, लेट अस अज्यूम दैट सेकंड नंबर जो है हमारे पास, वो सेकंड नंबर कितना हो गया हमारे पास, दिस इज 100, ओके। सो सिंपल परसेंटेज अप्लाई करने पर फर्स्ट नंबर अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर अपने पास हो जाएगा जी 150, बिकॉज इट इज 50% मोर देन दिस नंबर, सो इट इज गोइंग टू बी 150. Now you have to find the percentage difference between these two numbers. आपको इन दोनों नंबर के बीच का परसेंटेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली हम 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, आप क्या करेंगे, 150 करेंगे या 50 करेंगे, जरा सोच के मुझे बताइएगा एंड प्लीज ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपके पास हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास हो जाने वाला है 50। तो 50 डिवाइड बाय 150 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाय 150, तो यहाँ पर हमें 1/3 मिल जाएगा। अब ये जो 1/3 है ये हमारे पास डेसिमल्स में आंसर आएगा, ठीक है, या तो फिर आप फ्रैक्शंस में आंसर आएगा। आपको क्या चाहिए मैम, हमको चाहिए परसेंटेज difference. So for percentage difference we will get 1/3 multiplied by 100, so you will get 33.33%, okay. So this is your answer. तो 33.33% is C. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सूटेबल आंसर या तो फिर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आपने एक नंबर को अज्यूम किया, दूसरा उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया एंड यू विल गेट द आंसर। तो परसेंटेज के क्वेश्चंस में सबसे सूटेबल चीज होती है कि हम यहाँ पर आपका 100 मान करके चलें, तो आपके लिए बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, क्या पूछा जा रहा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 900 रुपीज एट एन लॉस ऑफ 25%। आपने किसी भी आर्टिकल को 900 रुपीज पर सोल्ड किया है, तो इसका जो SP है, SP इज गिवन एज 900, बट यू हैव फेस्ड एन लॉस ऑफ 25%, आपको 25% का लॉस हुआ है। हमारे पास SP और CP के बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है बच्चा, हम ऐसे लिख सकते हैं दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस परसेंटेज, ओके। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट मैम 900 इज इक्वल टू बेसिकली CP मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 25 परसेंटेज में है, या तो आप 1 माइनस 25/100 समथिंग करके कर सकते हो, या तो आप इसको सीधा क्या कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ 75%, तो आपके पास 75/100 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड इफ यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर CP फाइंड आउट करेंगे, फिर CP के ऊपर 25% का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CP देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट इसको। तो CP हमारे पास हो जाएगा
900 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय आपके पास 75 है, तो चाहो तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। दिस इज ऑन 4, 25 के टेबल पर, दिस इज ऑन 3 एंड यू विल गेट 300। तो हमारे पास जो सीपी है दैट इज गोइंग टू बी और 1200। तो अब आपको क्या चाहिए मैम, अब हमको चाहिए कि हमको इस सीपी पे 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो बच्चा सीपी पे 25% का प्रॉफिट निकालने के लिए अब देखो दोनों तरीके होते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला से ही बता देती हूँ, या तो फिर सीधा आप क्या कर सकते हो 125% भी निकाल सकते हो। तो एनी हाउ यू आर गोइंग टू गेट द करेक्ट आंसर। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीपी, और इस पे आपको प्रॉफिट चाहिए कितने का, 25% का। तो ये कितना हो जाने वाला है हमारे पास, सीपी मल्टीप्लाइड बाय 1, चलो प्लस कर लो 25 बाय 100, तो 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 125 हो जाने वाला है। तो आप देखिएगा हमारे पास ये कैसा आपको शो होगा, तो दिस विल बी रिटन एज sp2 इज इक्वल टू सीपी कितना है 1200 है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास कितना हो जाएगा जी 125 डिवाइडेड बाय 100, तो जीरो से जीरोस कैंसिल। तो अब आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्राइस पर अगर आप इसको सोल्ड करते सो दैट आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए था, हमको चाहिए था 25% का प्रॉफिट। तो आप फटाफट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो देखें करें इसको फटाफट मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 125 को 12 से करना है, तो 12 2 5 10 हो जाएगा, 4 1 5 एंड हमारे पास 250 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 2 एंड 1, तो 0 0 5 1। तो आपके पास जो है आंसर क्या आने वाला है बच्चा, तो आपको इसको कितने पर बेचना पड़ेगा मैम, इफ वी सोल्ड इट एट एन प्राइस ऑफ 1500 वी विल गेट एन प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन 1200। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डी, है ना। तो 1500 आपके पास इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये बिलोंग कर रहा था हमारे पास आपका प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 48, इफ 53 एंड 70 आर रिमूव्ड व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। तो ये हमारे पास एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का बेसिक फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एवरेज इज रिटन एज sum of all the numbers, you have to do the sum and then you down in the denominator हमको क्या लिखना होता है, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अपने क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर एवरेज आपको क्या गिवन है, एवरेज इज रिटन एज एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है। तो एवरेज इज बेसिकली 20, सम वी हैव नो आइडिया, सॉरी वेट एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज बेसिकली 48। तो हमारे पास जो एवरेज है दैट इज 48, एवरेज इज 48। अपने पास जो औसत है वो आपके पास 48 दिया गया है। सम हमें कोई आइडिया नहीं है, नंबर हमारे पास कितने हैं 20। सो बच्चों अपने पास कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये अपने पास सम हो जाने वाला है, विच इज योर 96 960 आपके पास इसका टोटल सम हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद बोलता है कि अगर हम कुछ करके 53 और 70 को इसमें से हटा देते हैं, तो आपने क्या किया मैम, हमारे पास अब जो है न्यू सम होगा। अब उस न्यू सम के लिए हम क्या कर सकते हैं, 960 में से आपको 53 प्लस 70 को रिमूव करना है। तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 960 माइनस यहाँ पर 3 है, देन वी हैव 123। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ से, 10 में से 3 गए हमारे पास 7 बचेगा, फिर 5 में से 2 गए 3 बचेगा, 8 बचेगा, तो 837 अब हमारे पास आ गया। तो आपसे न्यू एवरेज पूछा जा रहा है। तो अगर आपको न्यू एवरेज चाहिए बच्चा, तो न्यू एवरेज के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, न्यू एवरेज। अब न्यू एवरेज के लिए न्यू सम की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट इज योर न्यू सम, दैट इज 837। What is total number of terms when you have removed 53 and 70? जब आपने 53 और 70 दो टर्म्स इसमें से हटा दिए, तो कितनी टर्म्स बची हैं हमारे पास, 18 टर्म्स बची हैं। तो अब आपको इसको सिंपली डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, आपके पास इसका सही आंसर हो जाने वाला है 46.5। ओके, तो आप इसको सिंपली, वैसे तो चाहो तो किसी भी नंबर पे आप इसको पहले 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 4 पर चला जाएगा, देन अपना जाएगा 1 पर, देन ये 17 पर 37 सॉरी 8 पर जाएगा तो 0.5। फिर आप इसको 9 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, जैसा भी आपको सही लगे आप इसको उस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास 46.5 हो जाने वाला है। तो बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी,
तो ये हमारा एवरेज ही कंसेप्ट से बिलोंग कर रहा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। आपसे पूछा जा रहा था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। तो अगर ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको आप एग्जैक्टली 15 से, 20 से और 25 से डिवाइड कर सकें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज कर सकते हैं वैसे तो। 15, 20 और 25, ठीक है। अगर इनके एलसीएम से गिवन ऑप्शंस में से जो भी नंबर आपका डिविजिबल है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आप देख लीजिए कि किस तरीके से हो सकता है। तो देखो 5 सबसे पहला प्राइम फैक्टर दिख रहा है मुझे, 4 एंड देन वी हैव 5। तो आई डोंट थिंक आगे करने की जरूरत है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 25। और अगर हम 25 को किससे करेंगे, 25 को 12 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास इसका देखो, सबको सिंपली मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आपके पास इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी योर 300। 25 को 12 से करना है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये 10 पर चला गया, एक इधर 5, देन हमारे पास क्या है 5 और ये 1 नहीं 2, ठीक है। तो हाँ 300 आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 300 इज गोइंग टू बी योर एलसीएम। अब हमने क्या बोला कि अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, सॉरी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो आपका 300 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वो इन तीनों से भी होगा। तो आप एक एक करके ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। देखो इसके लास्ट में 0 नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही यहीं पर ही खत्म हो गया। अगर मैं ए ऑप्शन को ट्राई करती हूँ, ए ऑप्शन देखिएगा बच्चा, ए ऑप्शन में अपने पास 999 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 300। तो ये 0 यहाँ से कैंसिल, ये अपना 333 पर कैंसिल, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 33.3 आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब 9,900 को आपको 300 से डिवाइड करना है। तो ये आपका जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 9000 भी नहीं होगा, वो भी आपका डेसिमल्स में आने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर बी। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था, एलसीएम को फिर चेक करना था कि यहाँ पर एलसीएम में से कितने नंबर्स जो हैं, या कौन सा नंबर जो है एग्जैक्टली एलसीएम से डिवाइड होता है। वो आपका 15, 20 एंड 25 से भी हो जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है हमारे पास, अ कार कवर्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर इन 75 मिनट्स एंड रिमेनिंग 30 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। सिंपल एवरेज स्पीड का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है और टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, टोटल डिस्टेंस की अगर बात की जाए 30 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर, दिस इज हाउ मच दे हैव ट्रेवल्ड। मतलब पहले 50 चला है, फिर 30 चला है, तो आपके पास 50 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चा, 30 हो जाएगा। ये किस में है, दिस इज इन किलोमीटर्स। ओके डन। ओके आगे देखिएगा, टाइम कितना लगा उसको, 25 मिनट्स पहले 50 को कवर करने में लगा है, और रिमेनिंग 30 किलोमीटर 25 मिनट्स में कवर किए हैं। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25, ये मिनट्स में है। देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर आपका जो यूनिट है वो साथ में लिखा है, क्योंकि यूनिट मेरे को मैच करना पड़ेगा, तभी अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100 मिनट्स हो रहा है बच्चा। लेकिन अपने को आंसर में क्या चाहिए, हमको तो आवर्स चाहिए। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। जिसको नहीं पता है तो वो याद रखेगा दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट है जी। या तो फिर आवर्स में करना है ना अपने को, रुको 1 आवर से लिख लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो बेसिकली 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, ऐसे लिख सकते हैं जी। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने क्या किया, आपको 1 मिनट चाहिए था तो आप आर के नीचे ले आए। तो 100 मिनट्स इज इक्वल टू 100 मिनट्स किसके बराबर हो जाएगा, 100 मिनट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। तो यू विल गेट 5/3। हाउ मेनी आवर्स, 5/3 आवर्स। ओके, सो अब हम इसको वहां पर प्लग इन कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो देखो एवरेज स्पीड की बात की जा रही है, हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया है वो 50 प्लस 30 यानी कि और 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5/3। ये 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास कितना हो गया, 80 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाने वाला है, यानी कि 240 डिवाइडेड बाय 5। कर लीजिए कैंसिल, 4 पर चला जाएगा,
40 बचेगा 48, तो आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गोइंग टू बी बी। बी यहाँ पर आपके पास इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सो आपको यूनिट चेक करने हैं। फॉर्मूला आपके पास सिंपल है, फॉर्मूला में कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप सिंपली यूनिट्स चेक कीजिएगा, आपके पास बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टाइम एंड वर्क से। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या बोल रहा है आपसे, मैन कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ हिज वर्क इन 6 days। ए जो है आपके पास क्या कर रहा है बच्चा, आपके पास ए कितना करता है 1/4 ऑफ हिज वर्क, कितने दिनों में कर रहा है मैम 1/6 डेज के अंदर कर रहा है। वैसे तो अगर आपको रेट निकालना होता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में, मैंने आपको क्या सिखाया है, टुगेदर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि काम के अलग अलग फ्रैक्शंस बना दिए, यानी कि 1/4 बोला गया है और एक बार 2/3 बोला गया है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए का रेट निकालना पड़ेगा, या तो फिर रेट क्या मतलब होता है, द स्पीड विद विच ए इज डूइंग द वर्क। ठीक है, तो आपके पास किस स्पीड से करेगा, तो स्पीड निकालने का तरीका अपने पास देखो, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को तो हम सिंपली ऐसे कर देते हैं और आप साथ में किससे, काम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1/24 हो गया। सिमिलरली अब हम बी का रेट निकालते हैं। सो बीज रेट विल बी हाउ मच वर्क ही इज डूइंग, कितना काम कर रहा है भाई 2/3 कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है बच्चों, ये हमारे पास 1/12 डेज के अंदर कर रहा है। तो आपके पास ये 6 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 18। ठीक है, अब टुगेदर चाहिए, तो टुगेदर के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है मैंने आपको बोला था, अब रेट निकाला है ना, स्पीड निकाली है, तो टुगेदर के लिए वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो टुगेदर के लिए हमारे पास क्या होगा बच्चा, टुगेदर के लिए यहां पर आप ए प्लस बी का जो भी आपने अभी रेट निकाला है उसको ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास क्या है 1/24 और प्लस में आपके पास कितना आया है, प्लस में हमारे पास 1/18 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो जी एलसीएम कितना हो जाएगा, वैसे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लेना है, बट कोई बात नहीं, अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बता देती हूँ। तो ये 12 पर जाएगा, दिस इज ऑन 9, 3 भी कॉमन है वैसे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 9 जा 72। तो 72 हमारे पास इसका एलसीएम हो जाने वाला है। सो योर एलसीएम इज इक्वल टू 72। तो यहां पर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 24 के टेबल पर कहां पर जाएगा बच्चा, 4 के टेबल पर जाएगा 3 पर, और 18 के टेबल पर कहां पर चला जाएगा 4 पर, 3 और 4 5 पर हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हम्म, 3 पर और 4 पर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 पर जाएगा और यहाँ पर जाएगा 4 पर। तो हमारे पास कितना हो गया 7/72। अब आपके पास ये क्या है बच्चा, ये टुगेदर रेट आया है, बट आपको पता होना चाहिए दैट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, टाइम अपने पास हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 7। तो अब आंसर मैच करो एक बार। अपने पास 10 दिन दिया गया है, 12 दिन दिया गया है, 7 4 दिन। तो वैसे तो अभी तुमको हिट कर गया होगा कि क्या आंसर आएगा, बट अगर नहीं किया है तो हम थोड़ा सा ही सोल्व करेंगे। देखो ये आपका 1 पर जाएगा, 0 पर जाएगा, पॉइंट समथिंग पर आने वाला है, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बट सो वैसी बात है कि अपना जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी सी, कि 10 दिन के अंदर ये काम करेगा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 10 पॉइंट समथिंग डेज उसको लगेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अ नंबर एक्सीड्स 30% ऑफ इटसेल्फ बाय 49, द नंबर इज। अब देखो एक नंबर उसको हम x मान लेते हैं, वो अपना ही 30%, अगर हम उसमें से उसका खुद का 30% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास 49 बनेगा। तो इसका खुद का 30% सब्ट्रैक्ट करने पर ऑफ x किसके बराबर हो रहा है बच्चा, 49 के बराबर हो रहा है। तो x माइनस, अब देखो 30/100 ऐसे कर लो, चलो जैसे भी आपको सही लगता है इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आपके पास एलसीएम आएगा जी 100x माइनस 30x डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 49। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 70 x इज इक्वल टू 4900। देखो मैंने सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दिया है और 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 70। सो x का वैल्यू बच्चों अपने पास कितना हो जाएगा, 70 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। सो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल आपका जो है आपका नंबर से है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर नंबर्स की बात करते हैं, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर रूट से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको हर नंबर को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करनी है तो अगेन हम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका ही अपनाएंगे, या तो फिर कुछ और भी करके देख सकते हैं। जैसे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास 18 को कैसे लिखा जा सकता है बच्चा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 से लिख सकते हो। वेरी गुड यार, लिखा जा सकता है ऑफकोर्स। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो शायद हो जाए, बात बन जाए। प्लस में अंडर द रूट 162 है, एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। 162 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 81 बनेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 81 डिवाइडेड बाय 72 की बात कीजिएगा। 72 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36। इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाने वाला है। अब देखो रूट 2 एज इट इज होगा, 9 का स्क्वायर रूट अपने पास कितना होता है, 9 से स्क्वायर रूट इज 3, इसको मैं 3 लिख सकती हूँ। फिर प्लस कीजिएगा, प्लस में अपने पास क्या है, रूट 2 अगेन एज इट इज आएगा। हमारे पास जो 81 है, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दैट इज योर 9। हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2 है। फिर 36 है, 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास कितना होता है बच्चा, दैट इज 6। करेक्ट है, गुड। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। रूट 2 आप कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर में जो टॉप पर नंबर है दोनों में से मैं रूट 2 कॉमन निकाल रही हूं। तो अगर हम दोनों में से रूट 2 कॉमन निकालते हैं बच्चा तो 3 + 9 यहां से हो जाएगा, अंडर द रूट 2 है एंड 6 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने पास 3 + 9 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर आ चुका है आपके पास, आप यहीं पर कर लीजिए, 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। 2 आपके पास इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में वहां पे क्लिक तो कर जाता है कि भाई हमारे पास क्या होगा बच्चा, अगर आपके दिमाग में ये चीज क्लिक करती है वहां पर बैठ करके, एग्जाम में बैठ करके कि मैम हम इसका जो है मल्टीपल या फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं, आपके पास ये 2 वाला जो स्पेसिफिक मेथड है ये आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर आप पता क्या कर सकते हैं, आप इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। जैसे 72 है, 2 पर जाएगा, फिर अपने पास 36 पर जाएगा, फिर 2 पर जाएगा, फिर 18 पर जाएगा, समझ रहे हो, उस तरीके से आप इसके फैक्टर्स बना करके लिख सकते हो। तो फिर वो थोड़ा सा तो लेंथी पड़ेगा। अब ये कैसे क्लिक करता है फिर दिमाग में, ये दिमाग में क्लिक करवाने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:8। 2 नंबर्स दिए गए हैं, 3:8 में आपको ये नंबर्स गिवन है। इफ द लार्जर नंबर इज 40 मोर देन द स्मॉलर नंबर, तो आपके पास जो बड़ा नंबर है और जो छोटा नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन। सो अगर हम एक कॉमन फैक्टर इनका x मान लें, इसको मैं 3x लिख देती हूँ, इसको मैं 8x लिख लेती हूँ। लार्जर नंबर इज योर 8x, 8x माइनस 3x हमें क्या गिवन है, दैट इज योर 40, राइट, यही तो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज x का जो वैल्यू है वो आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। सो यहां से आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट। Since we have to find the products, let's write the numbers first. So 3 multiplied by 8 is equal to your 24 and 8 multiplied by 8 is equal to your 64. You have to multiply these two. तो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो अब आप देख लीजिए, देखो एक चीज तो ये है कि 4 4 जा 16 होता है, लेकिन सबके लास्ट में 6 आ रहा है, तो अब कोई चारा नहीं है, हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 64 को 24 से एक बार कर लेते हैं, तो 16, तो 6 चौक 24 और 1 25, 256 हो गया। यहाँ पर अपने पास 8 और 12, 6 13 5 1, तो 5136 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ए आपके पास इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। सो दिस इज योर 1536, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके है जी, डन। सो दीज वर आर 10 क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक। नाउ लेट्स फास्टली सी आवर रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एज वेल। 5 सवाल आपसे इंग्लिश के पूछे जाते हैं, तो वो जो 5 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, you have to choose the correct meaning of the underlined word. So the underlined word was novice. You have to choose the correct meaning of novice. He is a novice in the trade, कि वो ट्रेड करने में अभी बहुत ही
क्या हो सकता है नो वॉइस का मतलब? अगर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो यू विल फाइंड द आंसर, ओके। तो नो वॉइस का मीनिंग एक्सपर्ट हो सकता है, ही कैन बी एक्सपर्ट, ओके। न्यू हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ओल्ड हो सकता है। वैसे अगर आप ध्यान देंगे, तीन ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनका सेम मीनिंग है, लाइक एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्ड, दे हैव सेम मीनिंग। ओनली वन वर्ड इज लेफ्ट जिसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। तो नोवॉइस का मतलब अगर एक्सपर्ट होता तो उसको हम उसका सिनोनिम हम एक्सपीरियंस भी बोल सकते थे, ओल्ड भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते थे भाई। लेकिन जो हटके है वही आपका सही आंसर है। नोवॉइस का मतलब होता है न्यू। कोई भी काम करने में अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है, यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, यू आर वेरी अनएक्सपीरियंस्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्क, तो उसको हम बोल देते हैं नो वॉइस। नो वॉइस वो वाला इंसान होता है जो अभी नो सीखिया है। आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स है अपने पास, एप्रोप्रिएट वर्ड से आपको प्रॉपर जो ब्लैंक है वो फिल करना है। आपसे बोल रहा है ही इज स्लो एंड ही इज स्टडी। तो देखो अब मैंने आंसर तो कर ही दिया है, अब सही प्रेपोजिशन या एप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर फिल करना था। एंड आ सकता है, और आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, नन ऑफ दीज आ सकता है। देखो बच्चा, ही इज स्लो एंड स्टडी अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ही इज स्लो इज वन स्टेटमेंट एंड ही इज स्टडी इज अनदर स्टेटमेंट। और का मतलब होता है या, बिकॉज का होता है के लिए। तो यहां पर क्योंकि दो सेपरेट स्टेटमेंट्स बन रहा है, सो एंड इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। एंड आपके पास इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंस देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। हमको यहां पर प्रॉपर्ली दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहे थे। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपको पैसिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके बताना है। तो द स्टेटमेंट इज दे से दैट एलिफेंट्स हैव गुड मेमोरीज। तो आपको पता है जब हम पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में आपका वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है। तो देखो यहां पर मेन जो हमारे पास सब्जेक्ट था, सॉरी जो मेन ऑब्जेक्ट था, दैट वाज योर दे से ना। अपना जो सेंटेंस है वो दे से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई भी सेंटेंस दे से शुरू हो रहा है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये दोनों आपका दे से शुरू हो रहा है, गलत हो गया, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, बट सो ऑब्वियस आंसर है, दैट इज गोइंग टू बी सी। बाकी एक बार देख लेते हैं। नाउ एलिफेंट विल बी योर मेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज इज गोइंग टू बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें ये जो है थर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे चलिएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो, हमारे पास क्या है? चेयर्स आर मेड डैश वुड। आपको यहाँ पर करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, फ्रॉम, ऑन, इन, ऑफ। चेयर्स आर मेड फ्रॉम वुड, चेयर आर मेड ऑन वुड, चेयर आर मेड इन वुड, या तो फिर चेयर आर मेड अप ऑफ। तो देखो सीधी सी बात है, जिस भी चीज से, अगर किसी चीज से कोई भी सामान बना हुआ है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? दे आर मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बनी है ना। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वुड। ओरिजिनल मटेरियल वर्ड वुड, हमने वुड के अंदर कुछ भी चीजें या कुछ भी अल्टरनेटिव चेंजेस करके यहाँ पर इसको जो है चेयर को बनाया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आई फाउंड डैश बुक लास्ट नाइट एंड डैश बुक इज वेरी यूजफुल। तो देखो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है, जब आप स्टार्टिंग में बात करोगे, है ना, तो स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ बुक मिली होगी, और जब आप बाद में बात कर रहे हो तो बाद में आप उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो। तो सीधी सी बात ये है, शुरुआत में कोई भी रैंडम बुक हो सकती है। तो जब कोई भी रैंडम बुक होगी तो आप बोलोगे आई फाउंड अ बुक लास्ट नाइट। अब now you are particularly talking about that book. So in that scenario when you have been particularly talking about that book, तो वहां पर आप उस बुक की बात करो तो आप the यूज करते हो कि भाई वो स्पेसिफिक बुक है ना। तो I found a book last night and that particular book, या तो फिर the book is very useful। तो आपके पास A and the इसका सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है जी। तो आई जस्ट थॉट कि आप लोगों ने जो है नो नर्सिंग का सॉरी नर्सिंग का पोर्शन का मॉक टेस्ट किया, तो आप नो नर्सिंग का पोर्शन भी देख लिया आप लोगों ने कैसे पूछा जाता है। एग्जैक्टली इस तरीके का आपका जो है नो नर्सिंग का पोर्शन पूछा जाने वाला है आपको OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रिपेयर करना, और आप लोगों को लगता है कि मैम वी कैन डू मच मोर देन दिस, है ना, जो अभी करंट में चल रहा है उससे आप और भी बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बच्चा अडर 24/7 आपके लिए लेकर के आया है। आपका लास्ट एंड फाइनल बैच आ चुका है OSSC नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एंड लेट मी टेल यू कि आपका लास्ट बैच होने वाला है। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको इस बैच में एनरोल कर लेना है फटाफट, क्योंकि ये आपका लिमिटेड सीट्स हैं बैच के अंदर, ओके।
तो हमारे पास आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहले लिंक पर आप चले जाइएगा, यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, आप लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास क्या है बच्चा, नर्सिंग एग्जाम्स आएगा, यहाँ से आपको OSSC नर्सिंग ऑफिसर पे चला जाना, दिस इज योर कलिंग बैच, दिस इज कलिंग 2.0। तो आप इस पे जाइएगा, बाय नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा, आपका जो डिस्काउंट कोड रहने वाला है दैट इज योर YT43, आप इसको अप्लाई कर दो, अप्लाई करने पर बैच आपको 2099 का मिलेगा, डिस्काउंट कोड अच्छे से यूज कीजिएगा, दैट इज योर YT43, और दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल बैच, इसके बाद आपके पास कोई और बैच नहीं आएगा फॉर OSSC नर्सिंग ऑफिसर। सो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो ये आपका आखिरी मौका है, ठीक है। बाकी प्लीज डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा, और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।